The Storyteller presents. हेलो गाइस, आइए कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। कुछ पल तक यूं ही एक दूसरे के गले लगने के बाद रणविजय ने रूहानिका को खुद से अलग किया और उसके गालों पर थपकी देते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मुझे स्टडी में काम है। फिर वो बिना उसके जवाब का इंतजार किए वहां से चला गया। रूहानिका उसको जाता हुआ देखती रही, फिर एक गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर सुकून था, होठों पर गहरी मुस्कान थी। आज उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी। अब वो चैन की नींद सो सकती थी। इन दिनों उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी और उसे हर वक्त बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर अब जब सब कुछ ठीक था तो वो सच में कुछ देर आराम करना चाहती थी। स्टडी रूम। रणविजय सीधा स्टडी रूम की बालकनी में आया था और इस वक्त उसके हाथ में एक सिगरेट थी, जिसे यूं ही उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, मगर उसका एक भी कश नहीं लिया था। वो जब भी किसी चीज से परेशान या किसी गहरी सोच में होता तो यूं ही सिगरेट जलाकर अपने हाथों के बीच रखकर उसको देखता रहता। ये उसकी पुरानी आदत थी। हालांकि उसे सिगरेट पीना पसंद नहीं था और बहुत कम ऐसा होता था जब वो उसे पीता था। उसके कानों में अभी भी रूहानिका की बातें गूंज रही थी और इतनी सारी बातों को सोचते हुए वो फ्लैशबैक में चला गया था कि कैसे उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सिलसिला शुरू हुआ। आज से कुछ महीने पहले। फ्लैशबैक। रणविजय अपने ऑफिस में बैठा किसी प्रोजेक्ट फाइल पर नजर डाल रहा था कि अचानक नितिन भागते हुए केबिन में एंटर हुआ और जल्दबाजी में बोला, बॉस, रावत साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें तुरंत निकलना होगा। रणविजय एकदम से अपनी जगह से उठा और अपना कोट उठाते हुए बिना नितिन का इंतजार किए पर्सनल लिफ्ट से नीचे आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। उसने ड्राइवर को खुद का इंतजार करने का मौका भी नहीं दिया और ना ही ड्राइवर उस तक पहुंच ही पाया और अपनी गाड़ी लेकर रणविजय खुद ही अकेला निकल गया। नितिन ने बॉडीगार्ड को उसके पीछे जाने का इशारा किया और खुद ड्राइवर को लेकर वहां से निकल गया। रावत मेंशन। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आया और जल्दी से घर में एंटर हुआ। वो लगभग भागते हुए दादाजी के कमरे में पहुंचा। उसके कमरे के बाहर परिवार वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी के चेहरे पर परेशानी थी। माधवी जी परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी और उन्हें यूं परेशान देखकर रणविजय को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि हालत वाकई उनकी खराब थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर को बाहर आता देखकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता, रणविजय की कोल्ड आवाज आई, व्हाट्स द सिचुएशन डॉक्टर। उसकी आवाज की कोल्डनेस को महसूस कर डॉक्टर की जान हलक में अटक गई। वो जानते थे कि अगर रावत साहब के केस में जरा सी भी लापरवाही हुई तो रणविजय उनका क्या हशर करेगा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, सिचुएशन क्रिटिकल है, उन्होंने अपनी जीने की उम्मीद ही खो दी है। इस वजह से हम सही से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ उन पर असर नहीं कर रही है। शायद कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। मेरी मानिए तो पहले उनसे उनकी परेशानी की वजह जानिए और उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, वरना आगे के शब्द उन्होंने अधूरे ही छोड़ दिए, मगर वहां मौजूद हर शख्स उनके कहे का मतलब समझ चुका था। माधवी जी और रणविजय का चेहरा इमोशनलेस हो चुका था। रणविजय ने एक नज़र डॉक्टर को देखा और फिर दादाजी के कमरे में दाखिल हो गया। दादाजी का आलीशान कमरा एक हॉस्पिटल के रूम में तब्दील हो चुका था और जगह जगह हाईटेक मशीनें लगी हुई थी। बेड पर वो अपनी बेसुध हालत में लेटे हुए थे, हाथों में ड्रिप थी, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। एक पल को वो भी ठिठक गया। अब तक जिस चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, अचानक उस पर कई सारे इमोशन नजर आने लगे थे। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत करते हुए उनकी तरफ बढ़ गया। बेड के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए उसने बहुत ही नरमी से दादाजी के हाथों को अपनी हथेली के दरमियान लिया और कुछ पल तक उनको खामोशी से देखता रहा। उनको यूं देखना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। कुछ देर यूं ही देखने के बाद उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा माधवी जी के पास गया जो इस वक्त लिविंग एरिया में डॉक्टरों से कुछ डिस्कस कर रही थी। रणविजय को अपनी तरफ आता देख उन्होंने डॉक्टर को जाने का इशारा किया और खुद उसकी तरफ बढ़ गई। कुछ ही पल में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और वो उनसे गुस्से से पूछ रहा था, ऐसी कौन सी बात है जो वो इतना परेशान है कि उनकी हालत ऐसी हो गई। अगर कोई बात उन्हें परेशान भी कर रही है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो उनकी बात मानोगे नहीं, तो फिर क्यों उनकी परेशानी की वजह जानने के लिए बेताब हो रहे हो। मॉम, अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मैं आपसे क्यों पूछता। प्लीज अब बातें मत बनाइए और सीधी तरह से बताइए कि क्या बात है जो उन्हें इस हद तक परेशान कर रही है कि उन्होंने अपनी हालत को बेहाल कर लिया है। सपाट अंदाज में जवाब आया, अगर जानना ही है तो सुनो, पापा ने तुम्हारे लिए रूहानिका नाम की लड़की को पसंद किया है और वो चाहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि उसके भाई की हेल्थ ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और एक वक्त पर उन्होंने अपनी बहन से उन्होंने अपनी बहन को इस बात का यकीन दिलाया था कि अगर उनको कुछ हो गया तो वो उसकी बहन का पूरा
जिम्मेदारी लेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, और इसके लिए उन्होंने तुमको चुना है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे और अब अपना फैसला सुनाओगे। रणविजय उन्हें देखता रहा। माधवी जी अपनी बात पूरी कर चुकी थी और अब उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ पल के बाद वो बिना किसी भाव के बोला, अगर मेरे फैसले से उनकी तबीयत में सुधार होता है तो मुझे उस लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। वो मुस्कुराई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। हालांकि उन्हें सही ढंग से अभी यकीन नहीं आया था, लेकिन वो उसके सामने अपना शक जाहिर करके सच में उसे हकीकत में नहीं बदलना चाहती थी। कुछ ही देर में वो दादाजी के कमरे में मौजूद थी। रणविजय बिना किसी भाव के उस दिशा की तरफ देख रहा था जहां दादाजी का कमरा था, मानो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही पल में उसने नितिन से कहकर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाया था और रूहानिका से मीटिंग फिक्स की थी। उसने पहले ही उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया था और उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगी, जिसके एवज में वो रूहानिका के भाई का बेस्ट से बेस्ट इलाज करवाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म। उसने उन्हें एकदम से हकीकत में वापस आते हुए वो बोला था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से शुरू हुई शादी आज मोहब्बत की दास्तान तक पहुंच गई है, मगर सिर्फ एक तरफा। देखते हैं इस सो कॉल्ड मोहब्बत और इस शादी की क्या उम्र होती है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। सिगरेट पैरों से कुचलकर बुझा दिया गया था। दिमाग में कुछ चल रहा था और वो कुछ देर तक यूं ही सोचता रहा, फिर सारे ख्यालों को झटक कर मीटिंग के लिए तैयार हो गया। उसकी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी जो उसे ही अटेंड करनी थी। अब उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, रणविजय सिंह रावत किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।